स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जनवरी 2024 का सभी जो न्यूज़ में प्लेसेस था उसको हम कवर करेंगे। एज यूजुअल कंटेक्स्ट पे बात करेंगे एंड अगेन एज यूजुअल आपको पूरा का पूरा PPT अवेलेबल होगा एट DW लाइव टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम में, या अगर आप इंस्टा प्रेफर करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो एट DW_live, राइट। सो जनवरी 2024 में अगर देखा जाए, अगेन कई सारे बज जो था, बहुत सारा जो बज था वो आर्कटिक और अंटार्कटिक पे था, राइट। एंड इस बार द बज वॉज फार मोर इन डिटेल, मतलब देर वॉज अ लॉट ऑफ डिटेल्स मेंशन्ड इन द न्यूज़। तो आज जब हम ये पूरा कॉन्टेक्स्ट करेंगे, प्रॉपर डिटेल्स के साथ करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या बात हो रहा था। अभी तक हमने क्या किया, नॉर्दर्न सी रूट की बात की है, अंटार्कटिका की बात की है, बट टुडे इन दिस वीडियो हम ना प्रॉपर पॉइंट्स की बात करेंगे, बिकॉज न्यूज़ में वो पॉइंट्स प्रॉपरली मेंशन किया गया है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जब आप मैपिंग कर रहे हो उसी मैप में जहाँ पे आपने ये मेंशन किया था उस मैप को प्रॉपरली आप मार्क करोगे। तो सबसे पहला जो न्यूज़ था वो ऑफ कोर्स इजराइल से स्टार्ट करेंगे। इस बार न्यूज़ था बेन गुरियन कैनाल का, राइट। हमने बहुत बार रेड सी को देखा है, पढ़ा है। रेड सी के बारे में लास्ट दैट इज दिसंबर मंथ में भी काफ़ी बज़ था, क्योंकि हूतीज़ ने अटैक कर दिया था। अभी भी वो अटैक्स चल रही हैं इन द बाबल मंदब रीजन, उसको भी करेंगे हम। बट बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स एज एंड इजराइल का ये था कि भाई हम और अभी किसी और अरब कंट्री पे और हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम एक और रास्ता बनाएंगे, दैट इज बेन गुरियन कैनाल का बात हुआ। ये बेन गुरियन कैनाल कोई नया आइडिया नहीं है, ये काफ़ी पुराना 1960 का एक आइडिया था, राइट। 1960 में ये काफ़ी एक आइडिया आया था जिसके थ्रू इजराइल उस समय के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे इजराइल के, डेविड बेन गुरियन, उनके नाम का ये बेन गुरियन कैनाल का आइडिया आया था। नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये एरिया साइनाई पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। दिस एरिया, ये जो आप देख रहे हो ये लाइन, ये इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। ये एरिया साइनाई पेनिनसुला है। ये साइनाई पेनिनसुला को इजराइल ने 1956 वॉर में कैप्चर कर लिया था एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पीस ट्रीटी इजराइल वापस चला गया था। ये गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है, राइट। अब सुएज कनाल यहाँ पे आता है। अब सुएज कनाल को थोड़ा सा अगर हम प्रॉपर डिटेल में देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी के साइड में इस तरफ आपका आता है पोर्ट साइद, यहाँ पे पोर्ट साइद। सो बेसिकली जो भी शिप्स सुएज कनाल के थ्रू क्रॉस करना चाहता है एंड हैज टू गो टू रेड सी, वो पोर्ट साइद से एंटर करता है टुवर्ड्स द सुएज कनाल। यहाँ पे दिस इज द इंटायर सुएज कनाल एरिया, दिस एरिया, ठीक है। अब सुएज कनाल में एक तरफ है पोर्ट साइड मेडिटेरेनियन सी के साइड पे, रेड सी के साइड पे आता है गल्फ ऑफ सुएज। ये जो गल्फ है, गल्फ ऑफ सुएज, दोनों तरफ इजिप्ट ही है। गल्फ ऑफ सुएज में दोनों तरफ इजिप्ट है, राइट। अब यहां पे दो चीज आपको फिर से याद रखना है कि कनाल के साथ साथ देयर आर टू लेक, एक है लिटिल बिटर लेक और एक है ग्रेट बिटर लेक। सो सडनली क्या होता है, जो कनाल है एकदम नैरो है एंड जब ये ग्रेट बिटर लेक में आता है पानी बढ़ जाता है। सो यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, कभी जो शिप्स होती हैं, इफ दे वांट टू हॉल्ट देन ये ग्रेट बिटर लेक में हॉल्ट कर सकते हैं, फायद में हॉल्ट कर सकते हैं, और लिटिल बिटर लेक में, किब्रित में हॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ये सुएज कनाल होते हुए सुएज से गल्फ ऑफ सुएज में आ जाते हैं। अब इजराइल का क्या प्लान है कि गल्फ ऑफ अकाबा यहां पे आता है। अब इफ आई जस्ट जूम इन गल्फ ऑफ अकाबा, आप देखोगे कि इजराइल का जस्ट टिप टच करता है गल्फ ऑफ अकाबा में, टिप टच करता है। और इस जगह को एलात कहते हैं, EILAT। इजराइल का एक बड़ा शहर है यहाँ पे नेगेव डेजर्ट में, ये नेगेव डेजर्ट है इजराइल में। नेगेव डेजर्ट का एलात टाउन है, यहाँ पे सबसे बड़ा टाउन है नियर गल्फ ऑफ अकाबा एंड जस्ट टिप टच करता है गल्फ ऑफ अकाबा में।
जॉर्डन का भी एक्सेस है गल्फ ऑफ अकाबा में, ये आप देखोगे एक there is an access right here that opens up to Gulf of Aqaba. तो गल्फ ऑफ अकाबा सिर्फ और सिर्फ इजराइल का नहीं है, वहां पे जॉर्डन का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है गल्फ ऑफ अकाबा में, ठीक है। अब इजराइल का पॉइंट क्या है कि यहां से बेन गुरियन कनाल निकालते हुए मेडिटेरेनियन सी का एक प्लान बनाया जाएगा, और ये कनाल का प्लान बहुत दिन से चल रहा था। इसके लिए इजराइल ने चाइना से भी बात किया था, और चाइना से इन्वेस्टमेंट का बात हुआ था उस समय पे। यूएस ऑल्सो सेड कि हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पार्टनर्स हु वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बेन गुरियन कनाल। बट जब से ये हमास और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हो जाता है, फिर से ये प्रोजेक्ट को अगेन बैक बर्नर में रख दिया जाता है। बट जनवरी महीने में इजराइल इसके ऊपर फिर से बात करने लगता है, और ये कहने लगता है कि सुएज कनाल का ऑल्टरनेटिव होना बहुत ज़रूरी है फॉर ग्लोबल ट्रेड, राइट। एंड दिस इज वेयर इजराइल अगेन पॉइंट्स आउट कि बेन गुरियन कनाल बनाया जाए, विच इज गोइंग टू गो वाया गल्फ ऑफ अकाबा इनटू रेड सी। इंटरेस्टिंग बात है, बेन गुरियन कनाल में जॉर्डन का कोई पार्ट नहीं देखा गया है, एंड जॉर्डन का एक्सेस होने के वजह से देयर वुड बी एन इशू कमिंग इन कि क्यों, व्हाई वुड जॉर्डन अलाउ इट, राइट। जॉर्डन के को भी तो एक हिस्सा चाहिए होगा ना, कि अगर आप गल्फ ऑफ अकाबा इस तरफ यूज कर रहे हो, पोर्ट यूज बना रहे हो, तो वहां पे जॉर्डन वुड ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड अभी तक जॉर्डन को नहीं लिया गया है। याद रखना, यहाँ पे आईमेक जब हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, Jordan was not part of it. Directly Saudi Arabia, that is India, UAE, Saudi Arabia और इजराइल पहुंचा दिया था। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जॉर्डन आता है, एंड जॉर्डन वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस आईमेक कॉरिडोर। तो कई यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे कि किस तरीके से होगा, बट ये भी माना गया था कि जॉर्डन को जॉर्डन विल कम, जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बढ़ता रहेगा और फ़ायदा दिखाया जाएगा जॉर्डन को कि भाई आपको भी काफ़ी मुनाफा रहेगा, यू विल ऑल्सो प्रॉफिट फ्रॉम इट, जॉर्डन धीरे धीरे ज्वाइन कर लेगा। सो दैट वाज द आर्ग्यूमेंट दैट वाज गिवन। बट टेक्निकली आप अगर देखोगे, आईमेक का मैप देखो या बेन गुरियन कनाल का मैप देखो, कहीं ना कहीं जॉर्डन को साइड रखा जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू वुड हैव टू नोटिस। सुएज कनाल हैज़ बीन इन न्यूज़, तो सुएज कनाल का प्रॉपर लाइनिंग यू शुड नो कि स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट साइड टू गल्फ ऑफ सुएज क्या है, और दो जो बीच में लेक आता है, एक है आपका लिटिल बिटर लेक और एक आता है ग्रेट बिटर लेक, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आया है आपका, एज आई सेड न्यूज़ में बहुत था इस बार जनवरी में, फिर से आर्कटिक को लेकर। क्यों है बार बार आर्कटिक आर्कटिक चल रहा है? क्योंकि रशिया बार बार इसको लेके डिस्कस कर रहा है, राइट। रशिया बार बार इस पे बात कर रहा है कि एक बार ये नॉर्दर्न सी रूट खुल जाए, एनएसआर जिसे कहते हैं, देन रशिया इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स ट्रेड। क्योंकि आज के दिन क्या हो रहा है कि कहीं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस ट्रेड कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया है रशिया का। इसी वजह से रशिया इज कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट दिस इज अ प्रायोरिटी फॉर रशिया। जितना ये नेटो और इट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू रशिया, जैसे कि फिनलैंड अभी नेटो का मेंबर हो गया, स्वीडन नेटो का मेंबर हो गया, एंड यूक्रेन इज ऑन द कस्प, राइट, ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। जैसे जैसे एकदम बॉर्डर के पास नेटो आ रहा है, वैसे वैसे रशिया सोच रहा है कि भाई मेरे को अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक डेप्थ मतलब मोर एक्सेस रूट्स बनाने पड़ेंगे, विच इज ऑब्वियसली the Arctic Ocean, and Arctic Ocean is also melting very fast, ठीक है। क्या हो रहा है? It's melting very fast, और जितना फास्ट ये Arctic Ocean मेल्ट कर रहा है, उतना फास्ट ये ट्रेड रूट्स भी खुलने लगेगा, और ट्रेड रूट्स खुलने लगेगा मतलब ही है रशिया एंड चाइना आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट इट, ठीक है। अब what was important in the news was the details। अब तक मैंने ये नॉर्दर्न सी रूट आपको एटलीस्ट 3 बार तो प्लेसेस इन न्यूज में बताया था, बट जनवरी महीने में आई केम अक्रॉस 2 न्यूज आर्टिकल्स ऑन द नॉर्दर्न सी रूट वेयर ऑफिशियल्स ऑफ रशिया आर टेकिंग नेम्स एग्जैक्टली क्या है नहीं है, एंड दैट इज वेयर आई वांट टू कम डाउन। मैंने आपको पहले भी मुरमांस्क पोर्ट के बारे में बोला था। मुरमांस्क पोर्ट एग्जैक्टली यहाँ पे है, जहाँ से इंडिया को 35% जो इंडिया के पास ऑयल आया है रशिया से, वो मुरमांस्क पोर्ट से आया है। 35% ऑफ ऑयल दैट हैज कम from Russia to India has come from the Murmansk port, which is now seen as an ice-free port. It's an ice-free port. तो यहाँ से पूरी तरीके से रशिया अभी ट्रेड कर पा रहा है, राइट।
अभी क्या है कि दिस मुरमांस्क पोर्ट इज टूवर्ड्स किस तरफ, नॉर्वे के तरफ, दैट इज बेरेंस सी, बेरेंस सी, राइट, यूरोप के तरफ आ रहा है। तो मुरमांस्क पोर्ट से ये जा रहा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स यूरोप, यूरोप से मेडिटेरेनियन सुएज कनाल का रूट लेगा, राइट। अब if other trade routes open up, then what? It's going to be a game changer. For example, what Russia is talking about is also the Bering Strait. Bering Strait, हमेशा याद रखना, Barents is Europe, Bering is towards the eastern side, अलास्का से एकदम पास में आता है। This is the Bering Strait, एकदम अलास्का के पास है Bering Strait। अब Bering Strait में अगर ये रूट खुल जाता है, then trade between Russia and East Asia will improve, right? ईस्ट एशिया के साथ इंप्रूव हो जाएगा, एक और रूट खुल जाता है जहां से ट्रेड कर पाएगा रशिया। तो बेरिंग स्ट्रेट के पास इफ यू टेक अ लुक, वहां पे आता है लॉन्ग स्ट्रेट। तो पोलर रूट जो है, अब हम डिटेल में बात करेंगे पोलर रूट क्या है। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे है, राइट, ये आपका अलास्का और रशिया के लैंडमास के बीच में आता है, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से निकलोगे आप तो आता है चुकची सी, चुकची सी, राइट, चुकची सी से थोड़ा सा नीचे आओगे, ये जो रूट आता है वो हिट करता है लॉन्ग स्ट्रेट को, लॉन्ग स्ट्रेट को हिट करते हुए ये स्ट्रेट नीचे आएगा जहां पे मीट करेगा दो और स्ट्रेट्स को, वन इज लाप्टेव स्ट्रेट और एक है सानिकोव स्ट्रेट। ये दो स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, राइट, एक है लाप्टेव स्ट्रेट और एक है सानिकोव स्ट्रेट। Now Sanikov Laptev Strait के बाद if moment it is coming towards this, then it is the Vilkitsky Strait। यहाँ पे आएगा आपका विल्कित्स्की स्ट्रेट। विल्कित्स्की स्ट्रेट के बाद आता है आपका शोकोल्स्की स्ट्रेट। ये सारा आइलैंड और मेनलैंड के बीच में जो भी स्ट्रेट्स आने वाले हैं वो आपको ईस्ट टू वेस्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन डिटेल्स पूछे जा सकते हैं। विल्कित्स्की स्ट्रेट, उसके बाद शोकाल्स्की स्ट्रेट, एंड दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट द कारा स्ट्रेट, क्योंकि कारा सी यहां पे सबसे ज्यादा आज के दिन आइस ब्रेकर्स प्रेजेंट है, एंड दिस इज वेयर दे ऑल्सो वॉन्ट टू ओपन अप, दिस इज कारा स्ट्रेट। आप देखोगे कई सारे पोर्ट्स यहां बनाने की बात हो रही है, जैसे कि डिक्सन, एमडेरमा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस इज कारा स्ट्रेट। कारा स्ट्रेट एक बार ये खुल जाता है, देन द इंटायर पोलर रूट जो है इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, and immediately you're hitting Barents Sea, Barents Sea से मुरमांस्क आ गए हो। So I'm going to repeat this again। क्या हो रहा है, आपका बेरिंग स्ट्रेट, चुक्सी सी से लॉन्ग स्ट्रेट से आप सीधा आओगे, you're going to hit लाप्टेव स्ट्रेट, दी सानिकोव स्ट्रेट, आगे आओगे, विल्कित्स्की स्ट्रेट आएगा, उसके बाद शोकल्स्की स्ट्रेट आने वाला है, उसके बाद आपका कारा स्ट्रेट आएगा, कारा स्ट्रेट के बाद आपका बेरेंस सी आ जाता है, विच इज वेयर मुरमांस्क पोर्ट इज। दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न। तो ईस्ट टू वेस्ट का एक मैप बनाओगे, टाइमलाइन की तरह बनता है ना, ईस्ट टू वेस्ट यू गोइंग टू राइट ऑल द स्ट्रीट्स, इट्स गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर इट, राइट। एंड दिस इज अगेन बिकॉज नॉर्दर्न सी रूट पे इतना बज आ रहा है, दिस इज वन हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन दैट नॉर्दर्न सी रूट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड बेरेंस एंड बेरिंग किस तरफ है, कौन से लैंडमास के बीच में है। बेरिंग इज बिटवीन अलास्का एंड रशिया, बेरेंस किसके बीच में, रशिया एंड, नीचे कमेंट्स में लिखोगे, बेरेंस सी किन दो कंट्रीज के बीच में, रशिया एंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, राइट। सो दिस इज समथिंग यू वुड हैव टू रिमेंबर। दूसरा जो मैंने कहा था बज में है, इज दैट इज आर्कटिक। आर्कटिक इज इन बज एज वेल, सॉरी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज ऑल्सो इन बज। अंटार्कटिका बज में क्यों है, क्योंकि मॉरिशस एंड बांग्लादेश ज्वाइन इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, ठीक है। अब अंटार्कटिका जो है वो ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है। व्हाट इज ग्लोबल कॉमन्स? ग्लोबल कॉमन्स आर बेसिकली 4 places or 4 heritage that is common for humanity, that is high seas, outer space, atmosphere and Antarctica। ये चारों चीजें कोई कंट्री नहीं रूल कर सकती, गवर्न नहीं कर सकती है, ये चारों चीजें इट्स कॉमन फॉर ह्यूमैनिटी, ये पीसफुल पर्पस के लिए यूज होगा, इट इज फॉर एवरी कंट्री। एंड अंटार्कटिका को गवर्न करती है एक अंटार्कटिक ट्रीटी जो इंडिया भी पार्ट है, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एक्सपीडिशन और पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो सकता है।
इंडिया का अगर आप देखोगे सो बेसिकली 3 रिसर्च स्टेशंस हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था, आज के दिन वो डीकमीशन्ड हो चुका है। नाउ मैत्री इज राइट हियर एंड भारती इज द लेटेस्ट वन बना है भारती। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है वो जा रहा है भारती, राइट भारती में जा रहा है। एंड इफ यू सी यहाँ पे एमेरी आइस शेल्फ है, एमेरी आइस शेल्फ, इस आइस शेल्फ को स्टडी करने के लिए ये 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन जा रहा है। एंड इस एक्सपीडिशन में बांग्लादेश और मॉरिशस दोनों के कंट्रीज के साइंटिस्ट आर गोइंग टू जॉइन इंडिया। अच्छा, इंडिया का अंटार्कटिक एक्सपीडिशन कौन गवर्न करता है? हु टेक्स केयर ऑफ इट? इट्स द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च देखता है। क्या है? NCPOR, नाम आपको याद रखना है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि एक्सपीडिशन किसके लिए जा रहा है, विच इज बेसिकली द एमेरी आइस शेल्फ को स्टडी करने के लिए जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज अगेन इन न्यूज। पर्टिकुलरली एमेरी का जो नाम है वो हर न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि इसी पर्पस के लिए जा रहा है ये एक्सपीडिशन। ठीक है, सो अगेन मार्क इट व्हेन यू आर मार्किंग भारती एज वेल। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट टू टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स, राइट। अब बस लास्ट कुछ दिन बाकी हैं करंट अफेयर्स को कवर करना है। वी ऑल नो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स से ही कितना क्वेश्चंस आता है। हर सब्जेक्ट करंट अफेयर्स है, राइट चाहे आप वो इन्वायरमेंट बोलो, चाहे आप वो यू टॉक अबाउट IR, यू टॉक अबाउट पॉलिटी, यू टॉक अबाउट एनीथिंग यू वांट टॉक अबाउट, इट्स बेसिकली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो अगर आप it's that section of the paper, if you can attempt properly, your score will be excellent. इसीलिए करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स SIQ लेके आया है। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th मार्च, जहां पे इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, IR, आर्ट एंड कल्चर, जो भी करंट अफेयर्स में कवर होता है, इट्स गोइंग टू बी टेकन केयर। सो इकोनॉमी वसु सर पढ़ा रहे हैं, चंदन सर इज टीचिंग आर्ट एंड कल्चर, देन यू हैव गिल सर टीचिंग, इवन आई एम गोइंग टू टीच इन दिस करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट स्कीम्स और IR को पढ़ाने वाली हूँ। सो प्लेसेस इन न्यूज़ तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो IR रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टैकल। एंड ये कोर्स आपको with if you use the code DW Live, that is again DW Live, आपको ये कोर्स 2,999 रुपीज़ में मिल जाएगा, right? You're going to get it at 2,999 rupees. Batch is starting from 15th March and it's, you're going to have it, आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको मिल जाएगा क्लासेस का, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट होगा, कौन सा आपका बाद में आएगा। बट दिस इज गोइंग टू बी प्रिसाइसली लुकिंग एट करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स में आपको पूरी तरीके से क्लासेस ली जाएंगी एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। वी आर आल्सो गोइंग टू गिव यू द मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू नीड टू स्टडी, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड अगेन फॉर द करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स। इट्स फ्रॉम 2,999 रुपीज़, कोड है DW Live, और मैं पढ़ाने वाली हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड IR। ठीक है, आगे आते हैं। ताइवान में हुआ था इलेक्शंस जनवरी महीने में, राइट। एंड जो पार्टी पावर में थी उसी पार्टी के लीडर आए हैं, जो प्रीवियस लीडर थे वो नहीं आई हैं, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी वन 2 terms, so she was not eligible to fight elections again. But उनके जो डेप्यूटी थे, that is लाई चिंगते, he came to power. Now इलेक्शन से पहले चाइना ने बहुत हल्ला मचाया था कि ताइवानीज पीपल हैव टू सिलेक्ट बिटवीन वॉर एंड पीस, एंड ये भी कहा था कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी पावर में आएगा तो चाइना इज गोइंग टू टेक अ कॉल एंड इज गोइंग टू गो एंड काइंड ऑफ wage a war and everything. But people of Taiwan chose डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्शंस वेयर में देखा, एक जो नया ट्रेंड देखा गया था कि जो प्रो चाइना पार्टी है उनको भी काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ वोट्स मिले हैं। एक्चुअली इस पार्टी को 40% वोट्स मिले हैं, द अदर पार्टी एक्चुअली गॉट समवेयर अराउंड 26 to 30% ऑफ वोट। सो देयर वॉज अ मेजर स्विंग ऑफ और अ वेव ऑफ सपोर्ट फॉर चाइना जो ताइवान में नोटिस किया गया था। अब इसी चीज़ को लेके
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चाइना को अगर आप पिंकी फिंगर दोगे पूरा हाथ खींच लेता है, तो चाइना भी शुरू हो चुका है कि देखो ताइवान के लोग चाहते हैं कि चाइना से ये हो, एंड दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन ताइवान एंड चाइना। चाइना ने काफ़ी पोस्चरिंग किया था कि भाई हम अटैक करेंगे, हम ये करेंगे, एंड ताइवान स्ट्रेट में काफ़ी शिप्स को भी उन्होंने डिप्लॉय कर दिया था। वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, कितना भी आप डिबेट कर लो कि ताइवान को चाइना अटैक करेगा, ताइवान को एनेक्स करेगा, इट इज़ नॉट दैट ईजी। ये जो ताइवान स्ट्रेट है इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। देयर इज अ रीजन वाई ब्रिटेन को लास्ट टाइम किसी ने एनेक्स या किसी ने कैप्चर किया था, वो एंशिएंट हिस्ट्री में होता है। अब इफ वी टॉक अबाउट इट मॉडर्न हिस्ट्री में, ब्रिटेन को करना अटैक कर मतलब इंग्लिश चैनल क्रॉस करके एनेक्स करना मुश्किल है। सिमिलरली ताइवान को प्रोटेक्ट करता है ताइवान स्ट्रेट, इट्स नॉट दैट इजी टू क्रॉस, क्योंकि मोमेंट यू हैव द शिप्स, ताइवान के जो रडार्स हैं, ताइवान के जो शिप्स हैं, प्लेन्स हैं, यहाँ पे यूएस भी स्टेशनड है, सो इट इज अ इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट टू हैव अ वॉर। बट चाइना के लिए ताइवान को लेना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो दैट्स द रीजन व्हाई चाइना ताइवान में ऑफकोर्स काफ़ी केओस चल रहा था, काफ़ी पोस्चरिंग चल रहा था कि चाइना कह रहा था कि हम वॉर करेंगे, ये है वो है। इन दिस लाइट दिस केप्ट ऑन हैपनिंग, बट ताइवान में इलेक्शंस हो गए हैं एंड द पार्टी विच हैज़ ऑलवेज बीन प्रो यूएस हैज़ कम बैक टू पावर। हमारा अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव देखें तो हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है विद द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, बल्कि ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, एंड वी हैव हैड सेवरल पॉलिटिकल विजिट्स ऑल्सो विद दिस पॉलिटिकल पार्टी। इसी वजह से the next few years are actually going to improve India-Taiwan relations, right? चाइना का पोस्चरिंग चलता रहेगा, वो चाइना हमेशा हर जगह पे करता रहता है, राइट? ओके, the other thing that was in news was the FMR, that is the free movement regime. अब म्यांमार और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसमें 4 स्टेट्स आती हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब 20 जनवरी को जब होम मिनिस्टर अमित शाह हैड गॉन टू विजिट दी असम पुलिस कमांडोज के साथ, परेड था उनका, तो वहाँ जाके उन्होंने सबसे पहला बात किया कि पूरा का पूरा इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंसिंग की जाएगी, दैट इज 1643 किलोमीटर्स को फेंसिंग की जाएगी। एंड ही ऑल्सो सेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रिव्यू FMR। FMR है क्या? बेसिकली फ्री मूवमेंट रेजिम was started in 2018. It was part of the Act East policy. Act East policy का क्या था कि इंडिया ने पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था। लुक ईस्ट पॉलिसी was basically about exploring new partnerships with Southeast Asian countries. Act East को अगर आप देखोगे, Act East is basically exploring पार्टनरशिप बट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात आ जाती है, दैट इज मूविंग बियॉन्ड ट्रेड। यहाँ पे डिफेंस टाइज, यहाँ पे मेक इन इंडिया में जो डिफेंस आइटम्स बन रहे हैं उनको बेचना। सो देयर इज एन कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजिक एलिमेंट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा इफ यू टेक अ लुक एट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज ईस्ट एशिया। जापान को भी इंक्लूड करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इट इज बेसिकली एक्सपैंडिंग व्हाट लुक ईस्ट पॉलिसी एक्चुअली हैड। तो इसी वजह से लुक ईस्ट पॉलिसी हमारा पहले था, 2015 में वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाता है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर में 2018 में FMR दैट्स फ्री मूवमेंट रिजीम स्टार्ट की जाती है, जिसका बेसिक पॉइंट ये था कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वहां पे विथ परमिट 1 साल के लिए दिया जाता था, with permit, people who are living in the border could cross over and move up to 16 kilometers. 16 किलोमीटर तक वो लोग ट्रैवल कर सकते थे बिना वीजा का। बट परमिट, एनुअल परमिट चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट हैड टू नो कि हु और हाउ मेनी पीपल वर एक्चुअली यूजिंग द FMR। ठीक है, एनुअल परमिट था, एंड एनुअल परमिट को आपको रिव्यू करवाना था, बट दैट विद दैट एनुअल परमिट आप 16 किलोमीटर्स बोथ टूवर्ड्स इंडिया एंड टूवर्ड्स म्यांमार आप मूव कर सकते थे। इसी चीज को रिव्यू करने के लिए बात हुई है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंसर्जेंसीज एंड क्लैशेस दैट इज हैपनिंग इन मणिपुर, राइट। मणिपुर में जब वायलेंस होने लगता है तो बहुत सारे ये नरेटिव्स आते हैं कि देयर इज the clashes are because of
a huge wave of refugees coming from Myanmar, which is leading to an ethnic or a tribal clash that is happening. इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये सोल्यूशन दिया जाता है कि बॉर्डर को फेंसिंग किया जाएगा और एफएमआर को रिव्यू किया जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है आपका लेक विक्टोरिया को लेके, राइट. लेक विक्टोरिया इज पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका. Great Lakes of Africa is basically lying in the Rift Valley, RIFT Valley, Rift Valley. ठीक है, अब न्यूज में क्या था कि लेक विक्टोरिया इज फेसिंग एन इकोलॉजिकल डिजास्टर, जहाँ पे देर इज जो इन्वायरमेंट है उस नियर बाय इन्वायरमेंट वो हार्म हो रहा है बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर. Right, Lake Victoria is considered to be the largest freshwater lake in Africa and the second largest in the world. राइट, एंड पूरा रिपोर्ट ये कहता है कि कई सारे चैलेंजेस हो रहे हैं एंड जो 3 कंट्रीज शेयर करती हैं लेक विक्टोरिया को, दैट इज यू हैव तंजानिया, युगांडा एंड केनिया. तीनों कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं विदाउट गिविंग और रिस्पेक्टिंग इन्वायरमेंट एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स. सो इस चीज़ पे पूरा रिपोर्ट था. बट वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट वॉज इन दैट रिपोर्ट कि लेक विक्टोरिया के अलावा दूसरे कुछ लेक्स के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि लेक मलावी के बारे में मेंशन किया गया है. जो लेक मलावी के बारे में अगेन वही बात हुई है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन अफ्रीका. लेक तुर्काना की बात की गई है जिस द लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड. एंड कई सारे जो छोटे छोटे लेक्स हैं इस रीजन में, लेक करीबा, लेक चिल्वा, इनके बारे में मेंशन किया गया. सभी लेक्स आर फेसिंग द सेम environmental challenges, but Lake Victoria, which is seen as a huge freshwater lake, it is facing the maximum because तीनों countries exploit कर रही हैं लेक विक्टोरिया को. So Great African Lakes जो है आपको from north to south, that is लेक तुर्काना से लेक एल्बर्ट, ये पूरा सीरीज आपको आना चाहिए from north to south, right? And you should also know कि कौन सा लेक is alkaline and कौन सा is fresh water. Alkaline is Lake Turkana and freshwater lake, the largest one is Lake Victoria. ठीक है, तो this is something that you should know and mark in your maps. नेक्स्ट थिंग क्या था, इंडिया रशिया के बीच में मीटिंग थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का विजिट था. उस समय पे 3 documents were signed. One was the protocol on consultation. Protocol on consultation is a regular consultation, एक प्रोटोकॉल होता है जो हर 4 साल में साइन किया जाता है. उस प्रोटोकॉल में बेसिकली ये बताया जाता है कि किस तरीके से मीटिंग होगा, किस तरीके से इन्विटेशन दिया जाएगा. प्रोटोकॉल बेसिकली क्या क्या करना पड़ेगा टू हैव द कन्वर्सेशंस ओपन. ये हर 4 साल के लिए होता है. अभी जो साइन हुआ था वो 2024 से 2028 के लिए रहेगा. 2028 में फिर से वो प्रोटोकॉल रिन्यू हो जाता है, राइट. अब जो प्रेजेंट प्रोटोकॉल है बेसिकली हर जो एक्सचेंज होने वाला है इंडिया और रशिया के बीच में, चाहे वो मिलिट्री कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक हो, एनर्जी ट्रेड हो, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन हो, कनेक्टिविटी हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, कुछ भी आपका कंसल्टेशन होने वाला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में, दिस विल बी द प्रोटोकॉल दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड, राइट. सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन. उसके अलावा 2 और डॉक्यूमेंट साइन की गई थी. एक है कुदानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके और एक MOU ऑन फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर. ये 2 और डॉक्यूमेंट साइन की गई थी. कौन गया था विजिट में? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर गए थे, ठीक है. उसके नेक्स्ट एक और important document has been signed in and actually approved by the cabinet, union cabinet, which is linked to Italy. अब इटली के साथ क्या है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट साइन किया गया है, राइट. अब माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट है क्या? सबसे पहला है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो अकेडमिक या जो भी कोर्स करने गए हैं इटली में, वंस दे कंप्लीट देयर कोर्स दे कैन स्टे अप टू 12 months टू हंट फॉर अ जॉब, ठीक है. अगर वर्कर्स हैं तो देयर इज इटली इज गोइंग टू रिजर्व कोटा फॉर देम. एंड द नेक्स्ट इज दैट कि ये अग्रीमेंट 5 साल के लिए रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा जब तक कोई एक कंट्री इससे बाहर ना आ जाए. सो इंडिया इटली का इफ यू लुक एट इट, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड bonhomie that's happening. और इटली जब से BRI से निकल गया है तब से इंडिया को एज अ पार्टनर इन एशिया देखने लगा है. तो कई सारे हैशटैग मेलेडी, राइट, ऐसे कई मीटिंग्स हो रही हैं और ऐसे कई अग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं जो
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू इम्प्रूव नॉट ओनली पॉलिटिकल रिलेशंस बट ऑल्सो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस. इससे काफ़ी ज़्यादा पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस होंगे. स्टूडेंट्स वुड एक्चुअली वांट टू गो एंड स्टडी इन इटली बिकॉज उनको वो टाइम मिलेगा टू फाइंड अ जॉब इन EU एंड विद शेंजन वीज़ा आप इटली से कहीं पे भी जा सकते हो, राइट? तो ये एक मैसिव पुश रहेगा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू एक्चुअली गो एंड स्टडी इन इटली. Okay, so that has been in also in news. उसके बाद रिपब्लिक डे में who was the guest of honor? Macron, right? And again France was in news because of that. आपको याद होगा मैंने जुलाई में कहा था 14 जुलाई के परेड में PM मोदी had visited पेरिस, फ्रांस गए थे. उस समय पे फिर से इंडिया पेरिस की बात हुई थी, इंडिया एंड फ्रांस की बात हुई थी. एंड वही सेम चीज़ रिपीट होता है जनवरी में. तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रांस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट? क्या बात हुआ था फ्रांस के साथ? वही हॉराइजन 2047 को लेके, दैट इज एक 2047 का हॉराइजन दिया गया है, हाउ टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस का. सेकेंड थिंग, मैक्रॉन ने कमेंट किया है कि इंडिया का जो ऑफर है टू होस्ट COP33 इन 2028, फ्रांस ने सपोर्ट किया है इंडियाज़ कैंडिडेसी फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. एंड जब हम फरवरी का मंथ करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से इंडिया ने एक्चुअली बिड भी किया है टू गेट परमानेंट मेंबरशिप इन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. एंड फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर द इंडो पैसिफिक. व्हाट डज दैट मीन? मैंने आपको जुलाई के सेक्शन में भी बताया था कि इंडो पैसिफिक के लिए दे आर नाउ लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पार्टनर्स जैसे कि UAE एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड दिस इज व्हाट फ्रांस एंड इंडिया आर नॉट टॉकिंग कि किस तरीके से ये ट्रायंगल एक फॉर्म कर सकें लाइक माइंडेड कंट्रीज का फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन. सो फ्रांस इज बेसिकली पोजिशनिंग इटसेल्फ जस्ट लाइक US हैज डन. US के भी क्वाड है, ऑकस है, I2U2 है. ऑल ऑफ दीज आर मिनी लैटरल्स दैट US हैज फॉर्म्ड इन दिस रीजन. वैसे फ्रांस भी ये फॉर्म करना चाहता है सो दैट देर इज अ बिगर a bigger से जिसे कहते हैं, या एक बिगर रोल फ्रांस प्ले कर पाए इन दिस रीजन. ये कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी क्लियर राइट नाउ कि धीरे धीरे द वर्ल्ड इज अवेकनिंग टू द फैक्ट दैट द नेक्स्ट थिएटर जो होने वाला है वो साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम होगा, राइट? बिकॉज चाइना इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर अग्रेसिव इन दैट रीजन. द सेकेंड थिंग इज अदर थिएटर जो होगा वो आर्कटिक में होने वाला है. अब आर्कटिक में क्या है? ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज का एक नेचुरल पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है. वो जहाँ पे मिसिंग है वो है आपका एशियन वाटर्स, दैट इज द इंडियन ओशन या साउथ चाइना सी में. तो धीरे धीरे यूएस ने तो अपना सेट करके रखा है, क्वाड्स बना दिया है, यूनिलैटरल्स कई सारे हैं. द अदर कंट्रीज आर नाउ स्लोली कमिंग इनटू दिस, व्हिच इज व्हाट फ्रांस इज डूइंग with the comprehensive roadmap for Indo-Pacific. ठीक है? So that is again about France. Next thing that was very interesting was a missile exchange between Iran and Pakistan. ऐसा लग रहा था कि war होने ही वाला है, but नहीं हुआ, right? तो क्या है कहानी? कहानी ये है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो कहा कि भाई ईरान बॉर्डर्स में, तो बॉर्डर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या बॉर्डर्स हैं. बेसिकली बलूचिस्तान की एरिया की बात हो रही है. बलूचिस्तान मैंने आपको कहा है कि बलोच एरिया, पहले भी मैंने बलूचिस्तान के बारे में बताया होगा आपको. बलोच एरिया जो है वो बेसिकली ट्राइबल एरिया है, एंड ट्राइबल एरिया है बट रिसोर्सेज में बहुत रिच है. इट हैज़ गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल, इट हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से चाइना भी इतना इंटरेस्टेड है. ग्वादर पोर्ट एग्जैक्टली यहीं पे है. सीपेक इसीलिए बना रहा था कि ग्वादर में जाए, बलूचिस्तान के एरिया में जाया जाए, नॉट कराची. नाउ बलोच एरिया में हमेशा से एक अनरेस्ट रहा है, राइट? एंड दिस अनरेस्ट हैज ऑलवेज स्पिल्ड टूवर्ड्स ईरान. एंड ईरान का जो बॉर्डरिंग एरिया है वो है सिस्तान बलूचिस्तान एरिया. ट्राइबल्स हैं, कनेक्शंस हैं, फैमिली कनेक्शंस, ट्राइबल कनेक्शंस. इट इज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ दी बॉर्डर्स, बहुत पोरस बॉर्डर्स हैं, मूवमेंट हमेशा होता रहा है. एंड जब जब पाकिस्तान ने बलोची लोगों पे सप्रेस करने की कोशिश की है, पीपल हैव एक्चुअली गॉन टुवर्ड्स सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पे रहे, देन दे हैव कम बैक टू अटैक पाकिस्तानी मिलिट्री. तो ये चलता रहा है. अब पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले तो ईरान मिसाइल स्ट्राइक करता है पाकिस्तान पे, सेइंग दैट जैश अल अदल विच इज़ अ मिलिटेंट ग्रुप, उसको अटैक करने की इसके लिए.
अब पाकिस्तान बोलता है कि मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ टेरर आउटफिट, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप हम पे अटैक कर रहे हो। तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और बोला कि हम भी मिलिटेंट ग्रुप्स को अटैक कर रहे हैं, बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLA और BLF जो ईरान में है उनके अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा लगा कि ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने मिसाइल स्ट्राइक किया, अब वॉर हो जाएगा, बट नहीं हुआ, राइट? नहीं हुआ। There was an escalation, but both Iran and Pakistan came back to their point. But हाँ, Balochi issue became or came into the news, and it was very clear that Balochis have a problem with Pakistani military as well as the government right now. And Balochi में अगर आप देखते अभी follow कर रहे हो तो there is a lady leader who has come up who is constantly asking for independence of Balochistan. Now, this is when we talk about secessionist movements, बहुत rare होता है कि एक lady leader है, but in Balochistan that is the case, and Balochistan अभी धीरे धीरे international mindset में आने लगा है। पहले क्या था, पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर को रेज करता था, बट धीरे धीरे बलोची इशू भी रेज होने लगा है, लोगों को पता चलने लगा है कि बलूचिस्तान कहाँ पे है। एंड if you take a look at the Reuters or you take a look at BBC and you take a look at the foreign media, the Western media, they actually they kind of describe, पूरा न्यूज़ में they describe बलूचिस्तान कि क्या है exactly, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो for a very first time, one of the first times जहाँ पे Western people, common Western people are reading about बलूचिस्तान। इससे पहले लोग बलूचिस्तान के बारे में जानते ही नहीं थे कि क्या है नहीं है। ये मिसाइल स्ट्राइक से ये तो अचीव हो गया कि नाउ पीपल आर अवेयर कि भाई बलूचिस्तान बोल के जो जगह है वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। सो दैट वाज वन हाईलाइट दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके अलावा बाबल मंदब में फिर से इस बार दो चीज हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, there were more hijacking of ships, more attacks on ships by the Houthis. पूरा जनवरी में अगर आप लिस्ट देखोगे तो 12 जनवरी से लेके कॉन्स्टेंटली हर दिन न्यूज में आया है कि हुतीस ने इनको अटैक किया है, हुतीस ने उनको अटैक किया है, कोई शिप इधर गया है, कोई कमर्शियल शिप वापस गया है। कॉन्स्टेंटली न्यूज में था। अब इंटरेस्टिंग बात यह होता है कि 12 जनवरी से यूएस एक नया ऑपरेशन शुरू करता है, ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर बोल के। क्या है ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर, ठीक है। एंड इसके लिए कई सारे कंट्रीज के साथ, जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, इन सब कंट्रीज के साथ, इन कंट्रीज के सपोर्ट में ये मिसाइल अटैक्स करना शुरू करता है अगेंस्ट हुतीज इन येमेन। येमेन में हुतीज के अगेंस्ट पे अटैक करने लगता है। तो इट इज नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग द शिप्स एनीमोर, इट इज नाउ अटैकिंग हुतीज इनसाइड येमेन, क्योंकि यहां से मिसाइल लॉन्च हो रहा है, तो जब तक उनका जो टेरिटरी है उनको अटैक नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है करके ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर में ये शुरू होता है कि दे स्टार्ट अटैकिंग द हुती हाइडआउट्स जो सना के पास है वहां पे, ठीक है। नाउ इससे यूएस से जब पूछा गया था कि इज ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर सेम एज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, क्योंकि इसके कुछ ही दिन पहले दिसंबर में यूएस ने और एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जिनमें 20 कंट्रीज हैं, उसमें से कुछ कंट्रीज रीजन के भी हैं जैसे कि बहरीन है। तो जो यूएस है उन्होंने कहा है कि इट इज एब्सोल्युटली सेपरेट, एंड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो होगा वो बेसिकली जो शिप्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, और ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर जो होगा वो हुतीज के हाइडआउट्स के लिए होगा। सो बेसिकली यूएस अब मिलिटरीली प्रेजेंट होना शुरू हो चुका है इन दिस रीजन टू प्रोटेक्ट इट्स शिप्स। इंटरेस्टिंग बात है किस तरीके से ये ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर शुरू होता है। एक्चुअली एक शिप था जो यूएस मिलिट्री आइटम्स को लेके ट्रैवल कर रहा था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ यूएस मिलिट्री आइटम्स बाय बेसिस बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी मार्स्क, MAERSK, राइट। अब वो कंपनी उसको लेके बेसिकली वो शिप उस कंपनी का था, एंड इट वाज बॉम्ब्ड बाय द हुतीज। सो बेसिकली यूएस मिलिट्री को अटैक किया गया है बाय द हुतीज। इसका जवाब तो होना ही था, तो ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर लेके आया गया है। अब कॉन्स्टेंटली
एज आई सेड 12 जनवरी से दे हैव बीन बम्बार्डिंग हुतीज और हुतीज भी उसके जवाब में शिप्स में अटैक कर रही हैं. तो 12 जनवरी से देखा गया है कि द नंबर ऑफ अटैक्स हैव एक्चुअली गॉन प्रिटी हाई इन दिस रीजन. अब क्या हो रहा है, जो कंट्रीज बीच में अटक रहे हैं दैट इज कंट्रीज जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, जो बेसिकली डिपेंड करते हैं बाबल मंदब से ट्रेड आने के लिए, उनकी शिप्स आ नहीं रही हैं. एंड बहुत सारी शिप्स अब कंप्लीटली रिफ्यूज कर रही हैं इस रेड सी और बाबल मंदब के यहाँ से क्रॉस करने के लिए. सो दिस इज नाउ बिकमिंग अ मोर एंड मोर ऑफ अ ग्लोबल स्केल इशू रादर देन जस्ट दिस एरिया. एंड यूएस ने 2 ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो आप सोच ही सक रहे होगे कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है फॉर वर्ल्ड ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड, राइट. सो दिस इज वेयर it is standing right now. Apart from that, UAE was also in news क्योंकि UAE India Comprehensive Economic Partnership SEPA, so you already know Comprehensive Economic Partnership Agreement sign हुआ था. उसका एक काउंसिल लॉन्च किया गया है at the Business Summit which is known as UICC, UAE India Comprehensive Economic Partnership Agreement Council, UICC. अब UICC क्या करेगा, वो स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस और सर्विस सेक्टर्स को, दिस इज व्हाट देयर फोकस इज गोइंग टू बी इन. अब सेपा केम टू फोर्स इन 2022. सेपा का सारा मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कि फुल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ इट. एंड आफ्टर सेपा हैज बीन साइंड इन, 15% का बायलैटरल ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है जो ऑब्जर्व किया गया है 2022-2023 में. एंड यूएई इज वन ऑफ द टॉप ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया. सो नाउ इस ट्रेड को और बढ़ाने के लिए और सेपा को और इफेक्टिव बनाने के लिए ये यूआईसीसी लॉन्च किया गया है. सो अगेन यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप काउंसिल, राइट. इसको आप रट लो एंड यू शुड नो दैट दिस हैज बीन फॉर्म्ड टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ सेपा. ओके, that is all that has been covered in the month of January from the places in news perspective. Again मैं just आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो है आर्कटिक, अंटार्कटिका एंड थिर्डली रेड सी. ये 3 चीजें अगर आपने नोटिस किया होगा कि पूरे साल बज में है, पूरे साल बज में है. सो यू शुड रियली ओपन अप द मैप एंड स्टडी इट प्रॉपरली. एटलस खोलिए, पूरा अंटार्कटिका को देखिए, आर्कटिक सर्कल को देखिए एंड रेड सी. सुएज कनाल, पोर्ट साइद से लेके पूरा मैप आप करोगे कि कौन सा कंट्री किस तरफ है. जैसे कि यमन इधर है तो जिबूती इस तरफ है, बाबल मंदब में क्या है, एंड यमन में सना कहाँ पे है, एडन कहाँ पे है. यू शुड नो ऑल ऑफ दिस इन द मैप, राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये 3 चीज़ें कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में है विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम फेब्रुअरी भी कवर करेंगे यू विल सी दैट रेड सी विल बी रिपीटेड अगेन, क्योंकि हुतीज ने इस बार जो अंडरग्राउंड इंटरनेट केबल्स हैं उनको उड़ाया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ थ्रू आउट द ईयर. यू शुड नो अबाउट इट. एंड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एज आई सेड हैज़ ऑल्सो बीन इन न्यूज़. चलिए इसी के साथ मैं आज का क्लास खत्म करती हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन जहाँ पे हम फरवरी मंथ को कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.